मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, उनका सोशल मीडिया और जो पार्टी के कारकुन हैं वो डट गए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। अब वो पीछे नहीं हटते। देखिए, मामला वही निकला जिसका मैंने आपको पहले आगाह किया था कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या वो जत्थे या ग्रुप जिनका इन्फ्लुएंस है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप अवामी लश्कर बनाएं। इससे पहले लश्कर बनाकर फ़ौज ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन्हें एक मरतबा फिर अवामी सपोर्ट चाहिए थी और वो ये चाह रहे थे कि मकामी अफराद और कबाइल जो हैं वो अपने लश्कर बनाएं, उन्हें मुसल्ला किया जाए, उनको हथियार दिए जाएं और उनके साथ दीगर मुसल्ला अफराद को शामिल किया जाए। जब मैं आपको दीगर मुसल्ला अफराद की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक कंफर्म खबर दे देता हूँ कि मकामी अफराद को ये भी कहा गया कि आप अगर अपने 25 आदमी देंगे तो 75 आदमी हम आपको देंगे। अब वो 75 आदमी कहाँ से आएंगे? ये वो अफ़गान फोर्सेस हैं या वो लोग हैं जिन्हें हमेशा छतरी के नीचे रखा गया है और इन्हें तैयार किया गया है उस वक्त के लिए जिस वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जाना था। तो अवामी सपोर्ट के बगैर तो ना तो ये अफ़गान फोर्सेस पाकिस्तान में लड़ सकती हैं, ना कोई जराइम पेशा अफराद पाकिस्तान में लड़ सकते हैं, और ना ही फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों में, इलाकों में, पहाड़ों पे कहीं पे लड़ सकती हैं। बहुत डीमोरल हो चुकी हैं फोर्सेस। उन्हें लड़ने के लिए मोराल की ज़रूरत है, पब्लिक की ज़रूरत है, पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अवामी सपोर्ट मैसर नहीं है। अब हज़ारों की तादाद में अफ़गान फोर्सेस भी यहाँ पे मौजूद है। अगर उनको लड़ाना है, आपने तो किसी छतरी के नीचे लड़वाना है ना, या किसी क़यादत के साथ लड़वाना है, तो अवामी सतह पे क़यादत करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। आज जराइम पेशा लोग जो हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो मनशियात का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जा सकता है। ये लोग आगे आएंगे, आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करेंगे इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये वो करेंगे, तिगड़ी का नाच नचा देंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये तो पैसे के लिए करते हैं सब कुछ। तो इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं मिल रही और जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे वो ये है कि लश्कर नहीं, खुद लड़ो। तो देखें, पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया के साथ लड़ सकती है, पाकिस्तान की फ़ौज किसी और मुल्क के साथ तो लड़ सकती है। वहाँ पे वो अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है, अपने टैंक इस्तेमाल कर सकती है, अपना तोपखाना इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जब आप उसी फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर लड़वाएंगे ना, तो वो नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह है कि फ़ौज डिज़ाइन ही ऐसे नहीं होती कि वो गलियों मोहल्लों में, अंदर इलाकों में जाकर डीप इनसाइड द कंट्री वो लड़े। वो नहीं कर सकते ऐसा। इसके लिए उन्हें मकामी सपोर्ट चाहिए होती है। अब मकामी सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। पहले बलोच इलाकों में ख़त्म हो गई है, पश्तून इलाकों में ख़त्म हो गई। अब ये जो कत्लेआम हुआ सिक्योरिटी एहलकारों का बलूचिस्तान में, जो लोग लाशें रख के बैठे हुए हैं, 30 लाशें रख के वो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएं, हमारी बात सुनी जाए, हमारे शिकवे सुने जाएं। 5 दिन हो गए, उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। तो वो लोग तो एहतजाज कर रहे हैं। अब ये जो कत्लेआम हुआ, इसमें लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए जो मुसल्ला जत्थे थे, उन्होंने चेहरों के ऊपर तेजाब तक डाले ताकि लोग गुस्से में आए, और ऐसा लगता था कि अब लश्कर बन जाएंगे, लेकिन लश्कर बने नहीं। अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी ये ट्रेंड चला रही है, लश्कर नहीं, खुद लड़ो। यानी हम फौज को तनख्वाह देते हैं, पुलिस को तनख्वाह देते हैं, एफसी को और रेंजर्स को तनख्वाह देते हैं, उन्हें बंदूकें लेकर दी हैं, उन्हें तरबियत लेकर दी है, तो उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन वो लड़ाई हार गए या उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई तो फिर अवाम पे पड़ जाएगी, फिर अवाम जाने, अवाम का काम जाने। लेकिन फ़िलहाल तो इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं, बहुत बड़े बड़े बजट हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, वो इस लड़ाई को खुद लड़ें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। अब ये ट्रेंड जो है वो इस वक्त फुल टाइम चल रहा है। अच्छा, लश्करों के बारे में बताऊँ, पिछली मरतबा जो लश्कर बनाए गए थे ना, वो लोग शहीद हो गए। लश्कर बनाए गए, लश्करों ने टीटीपी के साथ लड़ाई की, उन्होंने तालिबान को बहुत मारा, तालिबान को अपने इलाकों से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो लश्कर को हेड करने वाले लोग थे उनके ऊपर कातलाना हमले शुरू हो गए और टारगेट किलिंग में एक एक करके लश्कर के अंदर काम करने वाले लोगों को मारा गया, जो अवामी लश्कर बनाए गए थे। मिसाल के तौर पे अफजल गुज्जर हैं, बहुत बड़ा नाम है उधर बालाकंड में, उनका भतीजा, भाई, ये लोग शहीद हो गए। एएनपी के कुछ लोग थे, उनके घरों के ऊपर अटैक हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अवामी लश्कर बनाकर
दहशतगर्दों का सामना किया था, वो सारे लोग टारगेट किलिंग में एक एक करके मारे गए। ये तादाद बहुत बड़ी है, मैं इसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल फ़िलहाल लश्कर के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम बन चुकी है। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो भी खड़ा होगा आजकल के दौर में, अवामी सपोर्ट और तायीद उसको मिल जाएगी फौरी तौर पे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जुल्म कर रही है, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कबायली इलाके हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, बल्कि पूरा पाकिस्तान, हर जगह पे उन्होंने जुल्म का एक बाजार गर्म किया हुआ है। अब नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब को याद दिला दी नानी, और लोगों ने बताया ख्वाजा आसिफ को कि जनाब अली, आप तो खुद फ़ौज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते रहे हैं, आप तो खुद फ़ौज के ऊपर बड़ी टका के तनकीद करते रहे, आपकी वीडियोज़ मौजूद हैं। लोगों ने वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल दी, मैंने भी अपने पिछले वीलॉग में निकाल कर सुनवाई। तो ख्वाजा आसिफ ने सफाई ये पेश की है कि जनाब, मैंने तो वो बयानात मुशर्रफ के दौर में दिए थे, तो उनको इन हालात के साथ ना जोड़ा जाए। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब, ये आपने एक और खच मार दी है, क्योंकि जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी आपने बयान दिया था वो तो आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ दिया था, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आपने नहीं बोला था। 65 की और 71 की और 99 की जो जंगें आपने, 4 जंगों में शिकस्त का जो आपने ढोल बजाया था, वो चारों जंगें मुशर्रफ ने तो नहीं लड़ी थी, वो जंगें तो फ़ौज ने लड़ी थी। तो आपने कहा सारी जंगें पाकिस्तान हार गया था। फिर ये कौम की हड्डियों से गुदा निकाल के जो खा गए, ये तो आपने फ़ौज को कहा था, मुशर्रफ को तो आपने नहीं कहा था। फिर आपने सियाचिन और कारगिल के अंदर जो हार गए और वो इलाके इंडिया ले गया, वो भी आपने फ़ौज से शिकवा और गिला किया था। फ़ौज को मिलने वाले बजट के ख़िलाफ़ आपकी तकरीर थी। आपकी तकरीर जो है वो कोई मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तो नहीं थी। आप खुद आमरीत की पैदावार हैं, आपके लीडर्स आमरीत की पैदावार हैं। जनरल जिलानी की गोद से एक छोटा सा पौधा निकलता है, नवाज शरीफ, वो जन्म लेता है, आप सारे उसके साथ मिलकर पनपते हैं। आपके अपने वालिद बड़े फ़ख्रिया अंदाज में जनरल ज़ियाउल हक की शूरा के मेंबर थे, और आप लोग बड़े फ़ख्र से ये बात बताया करते थे, और पूरे सियालकोट पे आप लोग कंट्रोल करते थे, बल्कि मुल्क के अंदर आपकी चलती थी, क्योंकि आप ज़ियाउल हक की शूरा के मेंबर थे। और ख्वाजा साहब, आप वो भी याद करें कि जब जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर मौजूद था, तो आपने बतौर वज़ीर जनरल मुशर्रफ से हलफ लिया था। अगर इतनी गैरत होती आपको और आप ये कह रहे होते कि जनाब मैं तो डिक्टेटर के सख्त खिलाफ हूं, तो आप डिक्टेटर के सामने खड़े होकर उससे हलफ ना लेते, कम से कम इसके लिए आप इनकार कर देते, जो इनकार आपने नहीं किया। तो आपकी ना बड़ी सेलेक्टिव किस्म की गैरत है। जिस जूते से आपको मार पड़ती है ना, टका के मार पड़ती है, उसी जूते को ख्वाजा साहब आप लोग फिर बाद में पॉलिश करते हैं और चमका के पॉलिश करते हैं। टका के मार खाते हैं, चमका के। अपनी तोपों का रुख कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे मिलकर उन्हें पड़ गए हैं। वो सियासतदान जो फ़ौज के टाउटों के तौर पे किरदार अदा करते हैं, या वो लोग जो आजकल बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या कोई और लोग हैं, या वो जो पेड अकाउंट्स हैं वो हो गए, या काला चैनल वगैरह, ये सारे रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को पै गए। उसकी वजह क्या है कि फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की हाल ही में, और जो तकरीर की उसमें 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री रजीम को चुभ गई, या आप कहें तो आसिम मुनीर साहब को या उनके लिए काम करने वाले जर्नैलों को ये 4-5 बातें चुभ गई। इनमें जो सबसे पहली बात है वो जो उन्होंने कही, और जो बड़ी सख्त बात थी, उन्होंने कहा जी कि अपने शोहदा के खून का एहसान हम पर क्यों डालते हो? हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिससे तुम्हें तनख्वाह मिलती है। तुमने ये पेटी इसीलिए पहनी है, ये नहीं जो तुमने ये रास्ता अपनाया, तुम्हारे पास ये ऑप्शन थी, तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम बंदूक उठाओ, तुम लड़ो, तो अपने शोहदा के खून का एहसान हम पे क्यों डालते हो? ये फजलुर रहमान साहब ने एक बात की। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हम क्यों बंदूक उठाएं और क्यों लश्कर बनाएं, ये फजलुर रहमान साहब की एक बात थी। और इससे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर भी दे दी, बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि वाकई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर लश्कर बनाना चाहती है, और वो लश्कर बनाकर अवाम को दहशतगर्दों से या अवाम को मुखालिफ ग्रोहों से लड़वाना चाहती है। और ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में कत्लेआम हुआ पुलिस वालों का, वो लवाइकीन क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बाद में जाऊंगा, फजलुर रहमान साहब की बाकी बातें। उन्होंने कहा जी कि वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें इतना ही शौक है।
ये भी एक चैलेंज फजलुर रहमान साहब ने किया है। इस पे बहुत गुस्सा चढ़ता है फौज को हमेशा। वो ये कहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस बात को तस्लीम करें कि हमारा जो चीफ है या हमारा जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो। इसको आप अनकंडीशनली आप मान लें, इसके रास्ते में आपने कोई रोड़े नहीं अटकाने। ये हमेशा से एक हीरोइज़्म, एक हीरोगिरी का शिकार रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं होती। तो जब भी कभी कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आ जाओ इलेक्शन लड़ लो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ लो, आपको पता चल जाएगा। जब परवेज़ मुशर्रफ, जिनको बहुत जोम था अपनी मकबूलियत का, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में एक सीट मिली थी उन्हें, वो भी चित्राल में कहीं जाकर एक सीट उन्हें दिलवाई गई थी कि चलो एक आधी सीट तो मिल जाए। एक दौर था वो ये फैसला करता था कि कौन हुकूमत करेगा, कौन हुकूमत नहीं करेगा, किसको कितनी सीटें दिलवानी है, कौन सी जमात कहाँ से निकाल के कैसे बनानी है। एक दौर वो भी था ना। एक दौर वो था कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा एक सीट, और वो भी दिलवाई गई जाके चित्राल से पहाड़ों के ऊपर। तो वो जो फजलुर रहमान साहब ने कहा ना कि वर्दी उतार के इलेक्शन लड़ो, लग पता जाएगा आपको, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिकमत अमली है या उनका जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, अमन व अमान नापैद है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामलात उन्होंने खोल कर रख दिए। फिर फाइनली उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारी हरकतों की वजह से ख़राब हो रहे हैं। हमारे आसपास जितने ममालिक हैं उन सब के साथ हमने अपने ताल्लुकात बर्बाद कर लिए हैं, बल्कि हमने धोखा दिया है। फजलुर रहमान साहब ने आईना दिखाया। अब इस बात पे ना बहुत गुस्सा आया और सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर जितना गंद बला इकट्ठा किया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, काला चैनल बनाया, बहुत सारे लोग उसके अंदर हायर किए, बहुत सारे टाउट्स बनाए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, हम ख्याल ग्रुप्स बनाए, उन सारों को फजलुर रहमान के ऊपर छोड़ दिया गया। फजलुर रहमान के भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट ये दिया, तुम ताकतवर हो तो सच सुनने का हौसला भी कर लेते। अपने पेरोल पर रहने वाले डिजिटल चैनल से ज़बरदस्ती ट्वीट्स और पोस्टें करवाने, बल्कि गालियां दिलवाने अपने लय पालक सियासी वर्कर्स और अपने नौकर साहिबान जुब्बा व दस्तार से फजलुर रहमान को गालियां दिलवाने से बेहतर था कि जो उन्होंने कहा उसका जवाब देते। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, सिंध, कश्मीर, सब पाकिस्तानियों को अमन देना किसका काम है? तुम्हारा काम है। वर्दी किसने पहनी है? तुमने पहनी है। अवाम के टैक्स से तनख्वाह कौन लेता है? तुम लेते हो। जंग और फसाद में लड़ने और जान देने का हलफ कौन लेता है? तुम। तो लश्कर बनाकर बंदूक बरदारों से कौम क्यों लड़े? बंदूक बरदारों के खिलाफ बंदूक कौम क्यों उठाए? अगर लश्कर बन भी गए तो तुम्हारे पास तो किले हैं, बंदूक है, टैंक हैं, जहाज़ हैं, उनके खिलाफ लड़ने का आईनी और कानूनी इख्तियार है। लेकिन इस लश्कर और इस कौम को अब और बाद में तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? ये बात ठीक है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कही थी कि इससे पहले जितने लश्कर बनाए गए ना, उन लश्करों ने दहशतगर्दों का खात्मा किया, बल्कि ज़्यादा लड़ाई लश्करों ने लड़ी। फ़ौज तो लड़ाई इतनी लड़ती भी नहीं थी। दहशतगर्दों का वो क्या मुकाबला करेगी अपने इलाकों के अंदर, अपने शहरों के अंदर? उन्हें तो वहाँ समझ भी नहीं आती थी। उन इलाकों के बारे में जो लोग जानते थे उन्होंने लश्कर बनाए और वो दहशतगर्दों से लड़े। लेकिन हुआ क्या? बाद में उनका कत्लेआम हुआ। दहशतगर्द तो उस वक्त हार गए, लेकिन बाद में टारगेट किलिंग शुरू हो गई और उस लश्कर में शामिल लोगों को एक एक करके, कोई बाजार में जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई घर में है, उन्हें टारगेट किलिंग किया गया, उन सबको मारा गया। और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, मैं आपको इनकी पूरी एक तफसीली रिपोर्ट दूंगा। फिर वो ये कहते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ बाद में कौन फराहम करेगा? जिस कौम को तुमने खुद डी वेपनाइज करके दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ा है, उनको दोबारा असला देकर वापस कैसे लोगे? कौम की जो दुश्मनी वजूद में आएगी और इसमें जो नस्लें बर्बाद होंगी, इसका हिसाब कौन देगा? और इन गैर रियासती लश्करों से बाकी कौम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? चलो उस पर बात करते हैं। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान भी आ गया है और ये बयान मैं आपको जानबूझकर पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से शदीद गिले हैं, जो ये कहते हैं कि हम पे बहुत जुल्म हो रहा है, जो ये कहते हैं कि मिलिट्री क़यादत पॉलिसी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल रही है, वो लोग जो मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में होने के ख़िलाफ़ हैं और वो ये कहते हैं कि मिलिट्री क़यादत वसाइल पे कब्ज़े के लिए खैबर पख्तूनख्वा के हालात को जानबूझ के ख़राब कर रही है, वो लोग भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हार्ड लाइनर्स हैं, वो भी गुज़िश्ता रात जब
झड़पें हुई हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो वो पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़े हुए, बहुत पॉजिटिव बात है। आज इसकी गवाही दी है डीजी आईएसपीआर ने कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। यानी डीजी आईएसपीआर ने ये इसको जरा सनद रखा जाए और महफूज रखा जाए और बवक्त ज़रूरत ये काम आएगा कि इन्होंने अपने मुंह से कहा कि सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमले फिर आपको पता है कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन पहले जरा वज़ीर आला का स्टेटमेंट आप देख लें। सुहेल अफरीदी ने कहा, पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हम सबका कौमी फरीजा है, किसी को सरहदी इलाकों की सलामती पर समझौता नहीं करने देंगे। पाक अफगान सरहद पर किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी और बैरूनी जारहियत की मजम्मत करते हैं, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जिस पे इल्जामात लगाए जाते। देखिए सुहेल अफरीदी ने भी स्टेटमेंट दे दिया, सबने दे दिया। जरा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वक्त जो हुकूमत के हमायती हैं या जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हमायती हैं, जैसे कि फजलुर रहमान साहब हैं, जैसे कि एएनपी के एमएल वली खान साहब हैं, तो इन लोगों ने बिल्कुल हमायत नहीं की पाकिस्तानी फोर्सेस की उस तरह से। यानी इन लोगों ने जंग को एक गलत चीज करार दिया, जंग रोकने की बात की फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने और एएनपी ने, कैटेगोरिकली उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खड़ी हुई है इस मामले के ऊपर कि नहीं, अफगानिस्तान ने ज्यादती की, हमारे पर हमला नहीं करना चाहिए था। यह तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। तो एएनपी और फजलुर रहमान का मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ है। देखिए ना, अब ये फजलुर रहमान साहब का आप स्टेटमेंट देख लें, ये बीबीसी के ऊपर छपा हुआ है। हेडलाइन इसकी ये है कि पाकिस्तान की शिकायत जायज, मगर अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और दाखिली मुश्किलात का एहतराम भी जरूरी है। ये फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट है। इससे पहले हाफिज अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट भी आ गया था। यानी उन्होंने ये बाकायदा उनका एक बयान जारी हुआ है कि पाकिस्तान की शिकायत जायज है, लेकिन अफगानिस्तान की जो दाखिली मामलात हैं, उनकी जो खुद मुख्तारी है, उसका एहतराम भी होना चाहिए। तो ये उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत पे भी एक तरह का एलिगेशन लगाया। अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती ना, तो तबाहियां फिर जानी थी पाकिस्तान के अंदर। जो स्टेटमेंट एमएल वली खान ने दिया है ना, वो स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती ना, तो मुल्क के अंदर फतवे लग जाने थे गद्दारियों के। आज तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऐसा मुतनाज़ स्टेटमेंट नहीं दिया या किसी भी जगह पे उन्होंने तालिबान की सपोर्ट नहीं की। इसके बावजूद पीएमएल-एन के या एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं और वो जो अकाउंट्स हैं, वो लगातार सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल रहे हैं। 24 घंटे भी नहीं गुजरे। देखो, मलबा डालना तो पता किस पे डालना, मैं आपको एक बंदे की आवाज सुनाता हूं। ये देखें, ये बंदा, और पाकिस्तान की बदकिस्मती है, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा है। ये आवाज आप सुनने जा रहे हैं ज़ियाउल हक की। इसकी आवाज सुने कि ये इन अफगानों के बारे में क्या कहता था। ये देखें। मैं आपको मत कर रहा कि अगर खुदा न करे किसी तरह से अफगानों को शिकस्त हो गई है, तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान में। ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं, अपनी नहीं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए अगर और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाई कि अल्लाह ताला इन अफगान मुजाहिदों को कामयाबी अता फरमाए। उनकी आजादी के साथ हमारी आजादी। आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको तक पहुंच गया तो पाकिस्तान की ईद से ईद बच जाएगी। लोग इस चीज को समझते नहीं, वो ये समझते हैं कि गर्दो खुदा जो हमारे गर्दो उठ रहा है, ये सिर्फ अफगानों के लिए। देखें जी, ये ज़ियाउल हक था जिसने कौम को लगा दिया इस चक्कर में। ज़ियाउल हक की औलाद आज भी, वाह क्या बात है, अरबपति करोड़पति। इसी तरह जो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, उनकी औलादें अरबपति करोड़पति, बेशुमार जर्नैल उस टाइम पे जब अफगान वॉर पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा था और ये उस वक्त जहादी थे सारे तालिबान, तो उस वक्त पाकिस्तान के जर्नैल दुनिया के अमीर तरीन जर्नैल बन रहे थे। आज भी हैं, उनकी औलादें बैठ के खा रही हैं, मौज नहीं लगी उनकी। तो ये ज़ियाउल हक का स्टेटमेंट है, ये किसी और का नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, ये गंद मारा ही पाकिस्तान की आर्मी ने है। ये जो भी किया इन्होंने किया है। एक जर्नैल आता है, वो कहता है जी ये मुजाहिद है, बेहतरीन है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका साथ देना है, पैसे कमा लेता है। दूसरा आता है दुश्मन है, मारो इनको, वो फिर पैसे कमा लेता है। तीसरा आता है, अब ये सारा जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है। लोग बिला वजह जज्बाती हो जाते हैं, सियासी लोग जो हैं वो बयानिया की लड़ाई में लग जाते हैं। अब वो अता तारड़ बेचारा बयानिया बना रहा है। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की टीम है, वो पहले सारे बच्चे बुच्चे जो हैं उनकी वीडियोज आई हुई हैं, किसी की गाने की आई हुई है, किसी और हरकत की आई हुई है, और ये बच्चे अता तारड़ के साथ देखे भी गए हैं कुछ वीडियोस के अंदर। अब ये इन्होंने एक मीडिया सेल बनाया हुआ है ना, जिसपे ये ट्रोलिंग करते हैं और ये बयानिया बनाने की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये जालसाजी तो अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ऑर्गेनिक सेटअप है बहुत बड़ा, यानी उनकी सपोर्ट बहुत बड़ी है सोशल मीडिया पे। तो क्योंकि देखिए, आम जो सोशल मीडिया का सारिफ है, वो उसके अंदर एक नाराजगी है। दो वजूहात हैं।
ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि आम आदमी का रिस्पांस वैसा क्यों नहीं होता। दो वजूहत है। नंबर एक, ये भारत से आप नहीं लड़े, आप अफगानिस्तान से लड़े, तो यहां पे उस तरह के जज्बात नहीं हो सकते, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अवाम की एक नाराजगी है कि आपने बड़ी बदतमीजी की है पाकिस्तान में और बड़ी बेहूदगी की है पाकिस्तान में, मारा है पाकिस्तानियों को और ज्यादती की है, सियासत में मुदाखलत की है, और उसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं, पूरी दुनिया में आवाजें उठ रही हैं। तो बयानिया की लड़ाई में ये बच्चों ने कोई वीडियो बनवा दिया, अच्छा जी, और ये वो पता नहीं क्या कुछ वो कह रहे हैं, 6-7 बच्चे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मजाक उड़वा दिया और सरकारी सतह पे वो वीडियो बना के उसको जारी भी कर दिया। और इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का कंटेंट है, कुछ उसके अंदर नहीं है, वो देख के हंसी आ रही है। किसी नॉर्मल से टिकटॉकर को पकड़ लेते ना और उसे कहते कि हमें कंटेंट बना दो, तो वो इससे कई गुना बेहतर कंटेंट बना देता। ये अभी आप देखेंगे ऑन खोसा का आएगा कोई ना कोई कंटेंट, वो जब भी आएगा तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। एक नया आइडिया होगा, अछूता आइडिया होगा, अकेला आदमी बैठकर काम करेगा और वो ऐसा कंटेंट देगा कि आप हंसेंगे भी, आप इंजॉय भी करेंगे और उसमें आपको मैसेज भी मिलेगा। बेशुमार और लोग हैं, बेशुमार और लोग हैं, उनका कंटेंट आएगा, देखिएगा 30 सेकंड में 50 सेकंड में वो काम कर देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये इस काबिल ही नहीं है। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा इनको समझ ही नहीं है और ये इनकी फील्ड ही नहीं है। ये जबरान इलियास की मिन्नत कर लें तो उनको कह दें जनाब थोड़ा सा कंटेंट बना दें, तो देखो वो कैसा आपको बनवा देते हैं। लेकिन अता तारड़ के बस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बदनसीबी है। देखिए ना, वो कंटेंट इसमें फारग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फारग, स्क्रिप्ट बिल्कुल फारग, एक्टिंग थर्ड क्लास किस्म की, फिर पिक्चराइजेशन भी इसकी फारग है, फिर एडिटिंग बिल्कुल ही फारग है उसके अंदर। तो ये एक गांव में बैठा हुआ टिकटॉकर जो है वो इससे बेहतर काम कर लेता है।